और जिन्होंने नहीं भी लगाई ना यार, प्रीवियस लेक्चर देख लिया करो, तभी आया करो लेक्चर, बिना देखे मत आया करो। कि अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप मत ऐसे मत करना, पुराने लेक्चर देखने के बाद ही आना, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कुछ, तो मुझे लगेगा कि शायद मैंने अच्छा नहीं करवाया। तो इसका राइट आंसर बताएं जी, इसका राइट आंसर बताएं पहले तो, इसका क्या आएगा? ठीक है, ये वाले का, क्योंकि यहाँ ना एक और था, रब कर दिया मैंने गलती से, तो ये वाला बता दो, इसका राइट आंसर पहले बता दो। इसका राइट आंसर सौरभ तिवारी जी, ये किसका राइट आंसर है बच्चे? सौरभ तिवारी जी, ये किसका आंसर है? सौरभ तिवारी, मनप्रीत सिंह, किसका है जी ये वाले का पूछ रहा हूं, इसका आंसर बता दो पहले, इसका आंसर बता दो पहले। ठीक है, जल्दी से, क्विक, वेट कर रहा हूं बच्चे आपकी। मुझे राइट आंसर सबने बताना है। इसको छोड़कर, इसका नहीं समझ आया बाकी। देखिए इसका, देखिए अब अगर आपने नहीं किया, ठीक है, इसका अगर नहीं किया तो मैं आपको करवा देता हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बच्चे, मेरे पास इसमें फिर से मैं कहूंगा कि हमारे पास वो एरिया लेना होता है, वो एरिया लेना होता है जो टूटने से बचा रहा है, या हम जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस एरिया का। इसमें एरिया कौन सा टूट रहा है बच्चे? ये वाला टूट रहा है, देखो ये वाला टूट रहा है एरिया, ये देखो, क्योंकि हम इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं ना, तो शियर स्ट्रेस का हमारे पास ये डेफिनेशन भी ऐसे होता है कि एक प्लेन जो दूसरे के ऊपर रिलेटिवली क्या करता है, वो उसके ऊपर मूव करता है, तो ये प्लेन इसके ऊपर मूव करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा। अब एरिया कौन सा लेंगे? एरिया लेंगे बच्चे मेरे पास, ये देखो, ये और ये विड्थ, ये विड्थ। अब विड्थ कितनी है? ये है 6, और हाइट कितनी है ये वाली? ये हमारे पास कितनी दी थी यार मैंने? 8, ओके 8, तो 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 वाला एरिया बन गया, ये बन गया 8 इंटू 6, 8 6 48। और ये हमारे पास स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा? लोड पर यूनिट एरिया। तो लोड क्या है हमारे पास? 100 न्यूटन, और एरिया कौन सा है हमारे पास? 8 इंटू 6। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का, इसका आंसर बताएंगे? किसी को इसका आंसर पता लगा कि ये किस तरह से टूटेगा? ये किस तरह से टूटेगा? और अगर आपने बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, और उसके बाद भी आप आंसर नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए, गलत हो जाएगा ये बात गलत है। तो इसका आंसर बता दे, इसका क्या है? सर स्लाइडिंग, पता है कि स्लाइडिंग कर रहा है नहीं होता, कि टेंड टू मतलब होता है कि वो ट्राई कर रहा है। अगर मैं कहूं कि किसी चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं जोर लगाने की, तो करने की, स्लाइड करने की कोशिश करेगा। जब भी किसी भी चीज के शियर स्ट्रेस लगाओगे ना आप, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, तो ये एक सरफेस दूसरे के ऊपर प्लेन पे टेंड टू मूव कोशिश करेगा। ओके, तो इसका मेरे पास आंसर, ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया है थैंक यू। देखो बच्चे, हमारे पास इसमें जो टूटेगा, आप फिर से देखो इस चीज को, टूटने के बाद कैसा दिखेगा वो चीज देखना आप। आपके पास सर्कुलर ये पार्ट है ना, तो ये यहां से कट जाएगा, बीच में से कटने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो इस तरह से दिखेगा हमारे पास, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा। अगर मैं पूरी की बात करूं कि पूरा स्लाइड है, तो ये इस तरह से देखो, ये मेरे पास ये आ जाएगा एरिया, ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से एरिया आ जाएगा। और एरिया क्या होगा इसका? एरिया क्या होगा इसका? एरिया होगा हमारे पास, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ, और ये डायमीटर, ये डायमीटर आ गया, डायमीटर इंटू लेंथ, ये एरिया आ जाएगा। अब शियर स्ट्रेस हमारे पास लोड पर यूनिट एरिया, तो 100 न्यूटन बाय डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास, डायमीटर 10, और लेंथ कितनी दी हुई है? 50। तो ये देखिए आंसर, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 60, तो काट दें तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट। जी आपका किसका ठीक है? इसका, इसमें से किसका ठीक है? ठीक है, ये सेमेस्टर सर डिप्लोमा का करवा रहा हूँ बच्चे, डिप्लोमा का करवा रहा हूँ, तो डिप्लोमा के जो भी सेमेस्टर में आता है, क्योंकि ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेमेस्टर में आता है ये, तो कई बार कईयों को 4th सेमेस्टर में आता है, तो अलग अलग है, मुझे नहीं पता कि उनसे स्टेट से हो आप, लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। सोम है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिप्लोमा लेवल का। ओके, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा, समझ आ गया? आई होप कि आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दो,
अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दो, क्योंकि ये तंग करेगा बाद में आके। जो मशीन डिजाइन है ये सारे जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना तब ये तंग करता है। अभी तो हमें लगता है कि छोड़ दो यार, क्या है इतना आसान सा, लोड पर यूनिट एरिया तो है, लेकिन एरिया, हाँ सौरभ तिवारी शाबाश। तो एरिया जो है ना हमारे पास, एरिया ही तो हमारा मेन होता है, एरिया मेन होता है। एरिया समझ आ गया तो आपको स्ट्रेंथ और मटेरियल समझ आ जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है जो मैं करवा रहा हूं आपको, और आपको लगता हो शायद कि यार ये बड़ी बात नहीं है, छोटी सी है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं करवा रहा हूं, अभी जो करवा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो आज मैं आगे चलता हूं, अगर इसी पे लगा रहा तो ज्यादा टाइम बीत जाएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से चलते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेन, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है? देखिए, हमें जो स्ट्रेन समझ आता है तो, हाँ जी, हाँ आ गया जी, थैंक यू जी, गौतम सिंह तोमर। ठीक है, ओके, ये देखो जी, मनप्रीत सिंह शाबाश। तो इसमें बच्चे क्या है हमारे पास, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है यार, सच में बताऊं आप हैरान हो जाओगे कि चीज कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये चीजें हैं नहीं, स्ट्रेन कोई नहीं है दुनिया में, कुछ ही नहीं है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए कुछ चीजें बनाई हैं। जो भी आप देखते हो ना, हम कहते हैं एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट्स और होता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब जब हमें समझ आती है कि डिराइव का मतलब क्या होता है, हमने डिराइव किया है, लेकिन किस लिए किया है, अपनी सहूलियत के लिए। वो अलग बात है कि हमें ये मुश्किल लगने लग गया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या था, हमारी सहूलियत के लिए था। ये भी हमारी सहूलियत के लिए बनाया। क्या, किस तरह से बनाया, कि हम कह देते हैं कि अगर मान लो मैं कोई, मेरे पास रॉड है इस तरह से कोई, ठीक है, कोई रॉड है 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी है ये, और अगर उस पर लोड लगा और वो 1 mm खिंच गई, 1 mm खिंच गई, ठीक है, 1 mm उसकी लेंथ बढ़ गई, 1 mm लेंथ बढ़ गई, इधर से मान लो फिक्स था ये, और 1 mm की लेंथ इंक्रीज कर गई, तो हम ये कहेंगे कि 1 mm बढ़ गया, 1000 mm की रॉड, 1000 mm की रॉड थी, ठीक है, 1000 mm की रॉड थी, और वो 1 mm खिंच गई, 1 mm बढ़ गया उसमें से लेंथ। तो हमारे पास उसका ये एक डेफिनेशन सी बना दी कि पर यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है। हर किसी मटेरियल की स्ट्रेन की वैल्यू अलग आएगी। कुछ स्ट्रेन कुछ ऐसे हैं, देखो अकड़ू होते हैं कई मटेरियल कि मैं नहीं खींचे जाऊंगा, आप खींचो लगाओ जोर, मैं नहीं खींचूंगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बेचारे, थोड़ा सा खींचो ज्यादा खींच जाते हैं, तो उनमें स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा आ जाती है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो डेफिनेशन पहले लिख लो इसके बारे में। When an external force on a system of force is applied on a body, the deformation takes place. There will be a change in its dimension. तो हम इसको क्या कहेंगे, the ratio of change in length, change in length, in length and ओरिजिनल लेंथ, एंड ओरिजिनल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल लेंथ जितनी थी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कितना चेंज आया है, कितना चेंज है आया है, उसको हम बोल देंगे कि हमारे पास क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन है। हम किसी चीज को खींचें, किसी चीज को दबाएं, उसमें स्ट्रेन आ रही है। स्ट्रेन आने का मतलब हम उसमें लेंथ चेंज कर रहे हैं, उसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब इसमें भी, स्ट्रेन में भी अलग अलग टाइप्स आती हैं, आई होप कि आपने लिख लिया हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इंटरेक्टिव नहीं होता ज़्यादा, अगर फिर भी मैं इसमें कमेंट्स में पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, कुछ न्यूमेरिकल डेली करा दीजिए करो। अब बच्चे निधान, आप बात समझो, बात समझो पहले। जब तक आप इस चीजों को नहीं समझोगे तो आगे न्यूमेरिकल कैसे करवा दूंगा। आप पहले इन चीजों को करो। मेरी वीडियो ये सिर्फ हम, ये नहीं है कि आपने बीटेक किया है डिप्लोमा के लिए, आपके लिए है सिर्फ ये, इवन जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएगी ये वीडियो। ठीक है, बड़े ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है और ट्यूशन नहीं रख सकते हैं, उनको बहुत फायदा देने वाली ये वीडियो। ठीक है, अब मेरी वीडियो जो है ना इधर उधर बिखरी हुई थी, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, अब मुझे लगता है कि 100 में लगातार चलेगी, अब बच्चा आराम से बैठ के कर लेगा इस चीज को, तो मुझे बेसिक डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो इसमें स्ट्रेन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे हमने लोड की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे स्ट्रेस की टाइप पढ़ी थी, वैसे हमारे पास स्ट्रेन की टाइप्स भी हैं। टेंसाइल स्ट्रेन,
टेंसाइल स्ट्रेन तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं दूंगा, इसमें जल्दी जल्दी करवा दूंगा। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, जब हम किसी चीज को पुल करते हैं और उसमें चेंजेस आए लेंथ में, तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे कि यही सेम डेफिनेशन सेम वैसे का वैसा बनेगा कि इसको खींचा और इसमें लेंथ का इंक्रीज आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कह देंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, थोड़ा फोकस भी करा दें, क्या क्या कर रहे हो, एक और फ्लूइड करा दें। फ्लूइड बच्चे ने मैं नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, इतना टाइम मैंने निकाल लिया, मुझे पता कैसे निकाला मैंने, ठीक है। कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेन, बच्चे मैंने ना फ्लूइड पे बहुत वीडियो बनाई है, 100 कुछ वीडियो है, अगर लगातार बैठ के देखोगे ना सारी आपकी फ्लूइड बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में हमारे पास जब किसी चीज को पुश करते हैं इस तरह से और वो उसका लेंथ को डिक्रीज कर दे, लेंथ को डिक्रीज कर दे, तो उसको हम कह दें कंप्रेसिव स्ट्रेन। और तीसरी है हमारे पास शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन मानोगे यार, मैं ना जब इसमें डिप्लोमा में था तो मुझे सिर्फ इतना सा पता लगा कि बस ये डायग्राम में पता लगा, डायग्राम पता लगा इस तरह का, बस कि ये डायग्राम है उसमें फोर्स लग रहा है और ये एंगल चेंज हो गया, बस इतना पता लगा मुझे, इससे ज्यादा नहीं पता लगा। ये क्या है, क्यों, कितना इजी था, बाद में पता लगा कि इतना इजी है कि अगर मैं बुक को भी देखता हूं कि इसके ऊपर शियर स्ट्रेन लगाता हूं, शियर स्ट्रेस लगाता हूं, सॉरी, तो शियर लोड लगाया, देखो शियर ऐसे किया, शियर करने की कोशिश की, अब देखो जब टेंसाइल करते हैं खिंच जाता है, कंप्रेसिव करते हैं दब जाता है, लेकिन शियर जब करते हैं ना तो हम समझ नहीं आता हम इसकी डेफिनेशन कैसे दें। क्यों, ना तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, ना इसकी विड्थ इंक्रीज कर रही ना डिक्रीज कर रही, टेढ़ी हो रही है, कुछ नहीं कर रहा है, सरफेस सिर्फ टेढ़ा हो रहा है, पकड़ के मैंने ऐसे किया तो सरफेस सिर्फ टेढ़ा हो गया और कुछ नहीं हुआ। हम हैरान हो गए यार, अब लेंथ इसकी डेफिनेशन कैसे दें, डेफिनेशन कैसे दें। हमने फिर समझा कि इसका सिर्फ हमने एंगल देखना है कि हमारा ये कितना टेढ़ा हो गया, हमने ये सिर्फ एंगल देखना है कि कितना टेढ़ा हो गया, देखो ये टेढ़ा हो गया, और लोड लगाऊं शियर, और करूं और करूं और करूं, जितना करता जाऊंगा उतना मेरा वो एंगल चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास जो शियर स्ट्रेन होता है उसमें हमारे पास क्या है कि सिर्फ हमने एंगल देखना है, जो क्या हम फाई से लिख देते हैं, फाई से लिख देते हैं, फाई से लिख देते हैं और उसको शियर स्ट्रेन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करें, अब लेंथ की तो बात आती नहीं है, इसमें लेंथ वाली तो बात आई नहीं, तो लेंथ नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एंगल पता करना है और कुछ भी नहीं है इसमें करना, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, तीन तरह का हो गया हमारे पास, तो टेंसाइल भी हो गया, ये सारा हो गया। एक चौथा होता है हमारे पास, चौथा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और बच्चे मुझे एंकरेज करते रहें थोड़ा सा, और अगर आप कर सकते हो मेरे लिए इतना सा काम करो, शेयर कर दो डेली एक बार, कुछ नहीं, इतनी सी गुरु दक्षिणा, एक वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दो, फेसबुक पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कहीं ना कहीं आप शेयर कर दो इस चीज़ को, ठीक है। उससे ये हो जाएगा कि मेरे ये ज़्यादा रीच बढ़ेगी, ज़्यादा आगे जाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरा भी नाम हो जाएगा कि मुझे भी जानना शुरू कर देंगे लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर दो, इतना सा, इतनी गुरु दक्षिणा, बस इतनी गुरु दक्षिणा चाहते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर मैं क्या करूं कि इसको दबाऊं, इसको कंप्रेस करूं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से, सब तरफ से, चारों तरफ से मैं इसको पकड़ के दबा दूं, ठीक है। जैसे फॉर्म का टुकड़ा है, फॉर्म का टुकड़ा अगर मैं पकड़ के दबा दूं अगर, तो उसमें वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा, तो जो चेंज आएगा उसको हम कह देंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास किस तरह से लिखेंगे हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको लिख देंगे हम डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी। और इसको टेंसाइल स्ट्रेन और कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। और इसमें जो हम यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मीटर या एमएम में है और नीचे भी मीटर या एमएम में कट जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रेन की नो यूनिट्स, स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती, नो यूनिट्स, हमने कोई यूनिट्स नहीं देनी है इसकी, कोई यूनिट नहीं है। कहीं कह देता है कि वो कह देता है कि मान लो इसकी स्ट्रेन 0.1 है, 0.1 का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ जो भी होगा उसमें 0.1 का चेंजेस आएगा। अगर मान लो 1 मीटर की लेंथ है तो 0.1 मीटर वो चेंज हो जाएगा, उसका लेंथ चेंज हो जाएगा।
अगर वो 1 mm की रॉड है तो 0.1 उसमें चेंज आ जाएगा। जैसा हमने 0.1 mm का, तो उसी तरह से हमने 0.1 को उसी तरह डेफिनेशन में जोड़ देना है। तो 0.1 बोलेगा वो, और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज होती है। तो 3-4 चीज होगी ये, तो ये चीज हो चुकी है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। क्या आप तो लाजमी फेमस करेंगे, तो आपने करना है बच्चे, आपने फेमस करना है। मैं खुद नहीं कर सकता, आपने ही फेमस करना है। आपने इतना सा करना है, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में थोड़ा सा हेल्प कर दो, ठीक है, और उस कॉलेज में आप थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, कहीं और फेसबुक पे कर दो, बस अपने आप। ईजी है आजकल तो, ठीक है, आजकल ईजी है शेयर करना। तो आगे चले जी। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब मेरे पास प्रॉपर्टी आती है इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी है एक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या है? जब भी किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं और उसके कारण उसकी जो लेंथ में चेंजेस आएंगे, कि वो इंक्रीज करगी उसकी लेंथ मान लो, लेकिन जैसे ही आपने लोड छोड़ा वो अपनी जगह पे फिर से वापस चलेगी, वो अपनी जगह पे फिर से वापस, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कह देते हैं। अब जैसे हम इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं कि ये बहुत इलास्टिक है, ठीक है। ये इलास्टिक वर्ड क्या है कि वो अपना लोड जब भी आप उस पर लगाओगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा और उसके बाद वो वापस चला जाएगा। हम कहते हैं कि स्प्रिंग बड़ा इलास्टिक है। स्प्रिंग बड़ा इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी है। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो खिंच जाता है, छोड़ते हैं वापस चला जाता है। लेकिन हमारे पास ये इसमें स्टेजेस जो होती हैं अलग अलग होती है। इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है। तो हम इलास्टिसिटी को थोड़ा सा लिख लें, ठीक है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is a property of material, property of material। हमें मौका मिला होता ना बच्चे ऐसा कि मोबाइल मेरे हाथ में होता और ऐसे टीचर मिल जाते, मजा ये लगता होना था जिंदगी का। हमारे टाइम में तो वो लैंडलाइन फोन होता था और जाके कॉल करनी पड़ती थी। हॉस्टल में होते थे, घर वालों को फोन करने के लिए पैदल चलना पड़ता था। बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, अब हमें ये वर्ड ही नहीं समझ आता था, वर्च्यू ऑफ विच। हमने कहां सुना है ऐसा वर्ड, वर्च्यू ऑफ विच? जिसके कारण, कहता है वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या होता है, इट अपोजेस एनी चेंज, इट अपोजेस एनी चेंज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इट्स शेप और साइज बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इट विच इट अपोजेस any change being produced in its size, in its shape and size by external force, ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक लास्ट लाइन इसमें लास्ट लाइन क्या है? इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप when we remove लोड या फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, ठीक है जी। थैंक यू जी असीम हुसैन, ठीक है, थैंक यू जी। सर आपने इंग्लिश कैसे सीखा, थोड़ा बताएं, ठीक है। मैं 1 मिनट में आपसे 1 मिनट बात कर लेता हूं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो इसकी। अब इंग्लिश देखो यार, मैं साफ सी बात बताऊं, जिंदगी में कभी भी आपके रास्ते में अगर कोई पत्थर आ रहा है ना, पत्थर आ रहा है, मान लो आपके रास्ते में पड़ा है और आपको डेली वहां से गुजरना है, तो आप प्लीज उस पत्थर को साइड कर दो, बस इतना सा काम है। अब आप इसकी मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो कि अगर आप उस रास्ते से डेली निकलोगे, डेली जाओगे, सुबह शाम दोपहर उस रास्ते पे जाओगे, उस रास्ते में 4 पत्थर पड़े हैं और डेली आप उससे टकराते हो, तो सिंपल सा है कि उस पत्थर को उठा के साइड कर दो, और वो पत्थर इंग्लिश है, वो पत्थर इंग्लिश है।
मैं बच्चे आपकी तरह ही, कई बच्चे मेरी तरह ऐसे हैं जो बहुत बुरे हाल में स्कूलों में पढ़े हैं, बहुत बुरे हाल स्कूलों में पढ़ा हूं, लेकिन मैंने एक काम किया था उस टाइम में, 7th में कोई अच्छे टीचर आ गए थे, उसने टेंस सिखा दिए थे, टेंस सिखा दिए थे, और उस टेंस की वजह से आज मुझे समझ आ रहा है सब कुछ। दो काम बोलूंगा, एक तो मैं ही करवा दूंगा, टेंस तो मैं करूंगा कोशिश, टेंस कर लो पहले, एक तो टेंस कर लो, और दूसरा दूसरा डेली 10 वर्ड इंग्लिश के करो। कहां से? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर लो, उसमें देखो कि कौन सा अक्षर मुझे नहीं आता, जो नहीं आता वो कॉपी के इस साइड लिख लो, कॉपी के इस साइड हिंदी लिख लो, इस साइड हिंदी लिखते रहो उसकी, इधर पेपर चिपका दो, इधर उसकी हिंदी लिख लो, ठीक है। आपको सिर्फ सिर्फ 30 या मुझे लगता है 2 महीने लगाओ, 2 महीने लगाओगे आपके इंग्लिश के वर्ड्स खत्म हो जाएंगे सारे। टेंस कर लो और ये अखबार वाला काम डेली कर लो, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम निकल जाएगी। है कुछ भी नहीं यार, है तो कुछ भी नहीं, भाषा ही है और कुछ नहीं है। ये मैं डेली 4 बजे क्लास लूंगा बच्चे, ठीक है, 4 बजे क्लास लूंगा डेली। ओके, नेक्स्ट देखें जी, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक को माफ कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार सर वहां पे आपने ओ कम डाला, ए कम डाला, ऐसी बातें मत किया करो यार, ठीक है। बड़े अजीब से लोग हैं, अगर गलती से एक गलती हो भी जाए ना छोटी सी, जान ले लेते हैं, सर आपने ये गलत लिख दिया, अरे यार हो गया गलत, कुछ नहीं होता, आपको समझ आ गया इतना बहुत है। अब देखो हुक्स, मैं कई बार देखता हूँ कई लोगों ने, तो मैं बुरा नहीं बोलूंगा किसी चीज को, लेकिन कई लोगों ने तो धक्के से नाम लिखवा रखा है यार, मतलब अब ये किसने ये डेफिनेशन दी है या लाइन दी है कि जितना मीठा डालोगे, मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, ये कोई डेफिनेशन है? लेकिन अब हम में से किसी ने इसका नाम नहीं लिखवाया कि मैंने ये डेफिनेशन दी है या मैंने ये कहावत बनाई है कि जितना आप चीनी डालोगे उतना मीठा पड़ता जाएगा। इतनी कहावतें हैं ना, कितनी कहावतें हैं, लेकिन किसी के नाम नहीं है। अब ये मुझे लग रहा है कि इसमें है क्या, ये कहता है कि जितना किसी चीज के ऊपर लोड डालोगे उतना वो खिंच जाएगा। अरे यार क्या बात है इसमें, क्या बड़ी बात है, सोच के देखा जाए। वैसे मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, मेहनत की होगी, बहुत कुछ किया होगा तब उनका नाम आया है, लेकिन वैसे मैं सोचता हूं कई बार कि जितना किसी चीज के ऊपर लोड डालोगे उतना वो खिंच जाएगा, और डेफिनेशन खत्म। अरे यार हद होती है कि स्प्रिंग है, ये देख मेरे भाई मैंने लोड डाला, हाँ खिंच गया, देख और लोड डालो और खिंच गया, मेरी डेफिनेशन बढ़ गई, मैंने डेफिनेशन देखी, देख लोड डाला और बढ़ गया, जितना लोड डालोगे उतना बढ़ेगा, वाह क्या बात है। देखो डेफिनेशन है। अब ये हुक्स लॉ क्या कहता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किस टाइम में किया ये भी देखो, ठीक है, 1676 में, 1676 में, जब हम अपने अपने धर्मों को बचाने में लगे हुए हैं, तू गलत है, तू तेरा धर्म गलत है, मैं सही हूं, तेरा धर्म गलत है, बस, ठीक है। उस टाइम उन्होंने ये साइंस के एक्सपेरिमेंट किए, हम जिस टाइम में लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो ये जो है, तो वो उन्होंने तब दिया, इसलिए इनका नाम है कि उस टाइम में सोचता ही नहीं था कोई, क्योंकि जैसे हमारे पास, जैसे बोला ना, धरती है, धरती घूमती है और रुकी नहीं हुई है, धरती घूम रही है, सूर्य रुका हुआ है, तो उस बंदे को जेल ही कर दी थी। ऐसे टाइम में उन्होंने डेफिनेशन दी हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वो क्या कह देता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, स्ट्रेन, लेकिन अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये बोलता कैसे है, इसको क्या कहते हैं, व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। व्हेन, ये क्या कह देता है, व्हेन अ मटीरियल, मैं उस बच्चे के लिए ज्यादा मैं टेंशन में हूं, मैं उस बच्चे के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता, उसके लिए है ये वीडियोस, उनके लिए नहीं है जिनको पहले से बहुत कुछ आता है। प्लीज समझना, अगर आप में से कोई बोर हो रहा हो कि सर क्या है यार ये इतनी इतनी चीजें करा रहे हो, मैं उसके लिए कराता हूं जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, उनके लिए ये वीडियोस है, ठीक है। तो मैं बच्चों की तरह इसलिए करवा रहा हूं। इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, within elastic limit, within elastic limit the stress is directly proportional to strain,
द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to strain। तो ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन कब दे दी? 1600 ईस्वी में, इतने पुराने। तो इन्होंने डेफिनेशन दे दी। अब देखो, अब सबसे बढ़िया जो चीज आने वाली है वो अब आने वाली है, और इसके बारे में क्या है, मैं आई होप कि आपने ये लिख लिया हो, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आप में से एक बच्चे ने मुझे लिख रखा कि सर आप वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ। मैंने उनको बोल दिया फिर पैसे दे दे भाई। ठीक है, फिर पैसे दे दे, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। अभी यहाँ से कौन सा यूट्यूब इतने इतने पैसे दे रहा है कि लाखों रुपए बरस रहे हैं, तो आप, मैं क्या, पैसे दे दे, पता लगा। अभी अभी आज ही व्हाइट बोर्ड को उतार के डिजिटल बोर्ड ले आते हैं, क्या बड़ी बात है। 1000 बच्चे अगर 100 रुपए दे तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वो ये, अब वो हाल था ना जो पुराने टाइम में मदारी खेल दिखाता, लेकिन जब वो मांगता ना, आटा मांगता है, कुछ पैसे मांगता, सब भाग जाते। वो वाला हाल हो जाएगा फिर। तो ये हाल हो सकता है। तो ये देखिए जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, देखिए आगे, देखिए बच्चे, अब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमने समझ लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास आता है कि स्ट्रेस, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक इक्वल टू का साइन आता है, और यहाँ पे ई आ जाता है, जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और आप में से बहुत कम लोगों ने शायद मेरी वीडियो देखी हो, लेकिन अगर आपने देखी है तो यहाँ आप वैसे बता सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट क्यों आता है। जब तक आप में क्यूरियोसिटी नहीं है ना, कि हम एक, आपके टीचर ने बोला when we remove the directly proportional sign there will be a constant so we will use a constant। लेकिन क्यों लगाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से यहाँ कांस्टेंट आएगा ही क्यों? कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है? तो ठीक है, निधान जी कह रहे हैं ले लो पैसे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, अभी नहीं, अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा सबको, अगर 1000 बच्चे माने तो सही। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो यहाँ ई आएगा, लेकिन ई आएगा क्यों? तो ये इसके लिए छोटी सी बात समझ लो, क्या है बात? ये है बच्चे मेरे, सिंपल सी इसको मैं समझाऊं कि अगर आप चीनी लेने गए हो, देखो मान लो चीनी लेने के लिए आपको बोल दिया, मम्मा ने बोल दिया कि जाओ बेटा चीनी लेने जा। अब आपने जो पैसे सोचना है कि कितने रुपए लगेंगे, खर्चा कितना होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? चीनी कितनी लेनी है उस पर डिपेंड करेगा। द मोर यू विल बाय द मोर यू हैव टू स्पेंड द मनी। कितनी लेनी है इस तरह से, ठीक है, ज्यादा चीनी लेनी है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। सो खर्चा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चीनी जितनी लेनी है। लेकिन अभी तो खर्चा तो फिर भी नहीं पता लगा, खर्चा तो अभी भी नहीं पता लगा, खर्चा कितना होगा तो खर्चा तो नहीं पता लगा। सो खर्चा पता करने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए होगा, विच इज रेट। इसका कितना रेट चल रहा है? अगर मैं कहूँ मान लो 40 रुपये पर केजी, मुझे पता नहीं है, ठीक है, कम लेने जाता हूँ एक आध चीजें, 40 रुपये पर केजी मुझे लगता है आइडिया है इसका। तो इसको गुना कर दोगे कितनी चीनी लेनी है तो हमें पता लग जाएगा कितनी चीनी लेनी है। तो अब पता लग गया खर्चा कितना है। क्यों? 2 किलो लेनी तो 80 रुपये, 3 किलो लेनी तो 120 रुपये हो गए। काउंट गुना ही करना है और तो कुछ नहीं करना। इस चीज में अगर आप समझ गए ना मतलब क्या है इसका। अब ये आ गया हमारे पास एक कांस्टेंट। हाँ वो अलग बात है कि चीनी का रेट कांस्टेंट नहीं है, आज लेने गए 40 है, कल को 42 भी हो सकता है, सब कुछ असर, लेकिन ये नहीं बदलेगा। जो वैल्यू ई की एक बार निकाल लोगे ना, मानोगे आज से 300 साल पहले भी जो वैल्यू निकाली थी ई की वो आज भी उतनी है स्टील की। ये नहीं है कि स्टील की अच्छा यार स्टील पहले वाला स्टील जो होता था वो इस तरह का होता था लेकिन अब बदल गया है। कभी हुआ? कुछ चेंज नहीं होता नेचर में। कुत्ता वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। ठीक है, ऊंट रेगिस्तान में चलता था, चलता है, चलता रहेगा। कभी बदला? कुछ नहीं बदल रहा। ठीक है, एक इंसान है कुत्ती चीज जो बदल जाता है ना, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। गाय शाकाहारी थी, है और रहेगी।
अब गाय को किसी बोला यार गाय तू खा ले यार, क्या होता है, भूख ही लगी कुछ और खा ले, नहीं खाएगी। शेर को बोला शेर को यार तू यार घास खा ले, कुछ नहीं होता, नहीं खाएगा, नहीं, वो नहीं खाएगा। ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसा है, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है, जैसे नेचर ने बनाया था वैसा का वैसा। लोहे को बोला कि ई की वैल्यू तेरी इतनी है तो इतनी है, लोहे की कोई औकात नहीं है कि लोहा अपने आप को बदल ले, लोहे की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आप को बदल ले। बच्चे ये चेंज हो सकता है कांस्टेंट, ये नहीं चेंज हो सकता। मजा आ जाता है बच्चे जिस चीज के बारे में हमें फिक्स वैल्यू पता लग जाए ना, फिक्स वैल्यू पता लग जाए, जबरदस्त चीज होती है। और उसके कारण क्या होता है कि इसके बारे में एक चीज पता लग गई कि ये ऐसा है और ये ऐसा रहेगा, इसकी ई की वैल्यू 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर है तो है, वो नहीं चेंज होने वाली। और क्या चाहिए, किसी के बारे में फिक्स वैल्यू पता लग जाए, जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज है कि उसके बारे में ई की वैल्यू हमारे पास फिक्स है। हमारे पास अगर हमें फिक्स मिल गई तो मजे ही कुछ अलग है, बात समझ रहे हो। तो ये अगर आ गया ना तो हमें फिक्स वैल्यू मिल गई और इससे जबरदस्त कोई चीज नहीं हो सकती थी। इसलिए ई की वैल्यू हमें आगे से पता लग गई कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम डिवाइड करेंगे और हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। और ई की वैल्यू मेरे भाई दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, याद कर लो। याद क्या करना है, याद सिर्फ इतना करना है कि स्टील की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, ई वो है 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू है। अगर अभी आप नेट पे सर्च करोगे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी स्टील की, इसकी कॉपर की। माइल्ड स्टील देखो, माइल्ड स्टील की कितनी है, ये हमारे पास कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इसकी एक लिस्ट है। यंग मॉडल्स क्या होता है, यंग मॉडल्स होता क्या है, अगर ये पूछ रहे हैं सर, पूछ रहे हैं कौन है, अभिषेक सिंह जी, अभिषेक सिंह पूछ रहे हैं यंग मॉडल्स क्या है। ये देखिए यंग्स क्या है, एक इंसान का नाम है, उसने क्या किया है कि एक वैल्यू दे दी, वैल्यू दे दी जो क्या है, वो फिक्स है किसी भी मटेरियल की। और वो कैसे निकलेगी, जब किसी का स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करेंगे आपस में। अब देख लो, मान लो मैंने किसी चीज को, आज यार लाइट चली गई है, लाइट जाने से बड़ी परेशानी आ रही है, एसी भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है, मान लो मैं किसी चीज की वैल्यू कहता हूँ, स्ट्रेस ई की वैल्यू किसी मटेरियल की मान लो मेरे पास 5 है, 5 है। अगर स्ट्रेस मैंने, अब देखो इजी क्या हो गया, इजी क्या हो गया, इससे इजी क्या होगा, मुझे ये पता लग गया इसकी वैल्यू 5 है तो ये 5 रहेगी हमेशा, सारी उम्र, सारी जिंदगी, कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स अंदर से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होने वाला, ये 5 है। इससे फायदा क्या होगा, अब ये स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन बिना किसी के ऊपर लोड लगाए भी हमें पता लग जाएगी। हमने क्या किया, एक बार ली, एक ऐसे रॉड ली और रॉड के ऊपर हमने लोड लगाया मान लो, और ये लोड हमें पता लग गया कि मान लो कि मेरे पास 1000 न्यूटन लगना था, ऐसे ही कुछ बोल देते हैं 1000 न्यूटन लगना था। एरिया हमें पता है इसका, देखो एरिया हमें पता है, एरिया हमें रॉड का पता होगा तो स्ट्रेस निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा। ई हमें पता है तो स्ट्रेन अपने आप निकल जाएगा, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन निकल जाएगा तो स्ट्रेन निकालना इजी हो जाएगा। ये हमें फिक्स मिल गया और ये सारी जिंदगी 5 का 5 ही रहेगा। अगर मान लो कोई मटेरियल उसका 5 है तो 5 ही रहेगा, ये हमने ऐसे निकाल लेना है, ये इजी निकल जाएगा। तो आज के बाद कभी भी ई की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, ठीक है, वो हमें जी, तो वो स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। तो ई की वैल्यू फिक्स है। अब बताओ, अब नेट पे सर्च करके आज शाम को सिर्फ इतना देखना है आपने कि यंग मॉडल्स अलग अलग की चीजों का कितना है, माइल्ड स्टील का कितना, कास्ट आयरन का कितना है, रॉट आयरन का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ब्रास का, गोल्ड का, सिल्वर का, लेड का, टिन का, और सबका है हमारे पास। और मजेदार ये बात कि इसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है इसको निकालने की। मजेदार बात समझो, देखो एक तो होता है कि बच्चे, एक तो होता है कि डेफिनेशन करा के और छोड़ देना, व्हाट इज यंग मॉडल्स, दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके बाय थैंक यू, ये इतना। एक होता है कि उसके डेप्थ अंदर तक जाना कि सारा बनाया ही क्यों ऐसे, क्या जरूरत क्या थी इसकी। जरूरत ये है कि ई की वैल्यू हमें फिक्स मिल जाती है, और ये फिक्स मिल गई, स्ट्रेस निकालो और स्ट्रेन निकल जाएगी, हमें टेंशन नहीं है, स्ट्रेन निकल जाएगी, इजी है स्ट्रेन निकालना, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो गया हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं अगर कर पाओगे तो मजा नहीं आएगा,
तो आप जब कंपनी में जाओगे ना कभी, तो कंपनी में जाओगे आप, इवन ये बातें बताऊं कि ऐसा नहीं कहते हम कभी कि यार ये कॉपर हमने यूज करना है। इवन हम कंपनी में जब बातें करते हैं या कोई मटेरियल की बात होती है, ई की वैल्यू बोल देते हैं, इतने ई की वैल्यू वाला मटेरियल मुझे ला के दे दो। देखो समझ के देखो इसका मतलब कि किसी के बारे में फिक्स वैल्यू पता लग गई, मजा आ गया। जैसे अब ये चीजें इंसान पे लागू नहीं होती, जैसे किसी को बोल दी ये बहुत ईमानदार है, तो ये आजकल ये वाला काम तो रहा ही नहीं है ना, कल को वो बदल जाता है, 1 मिनट में बंदा बदल जाता है जैसे। लेकिन मटेरियल नहीं बदलेगा, अब मटेरियल की वैल्यू फिक्स मिलेगी मुझे। आज के बाद मान लो अमेरिका से आपको बोलते हैं कि ई 2 × 10⁶ वाला मटेरियल यूज करना है आपने, तो हमें और उसमें आपस में कम्युनिकेशन करना ईजी हो गया। वो चाहे लैंग्वेज कोई मर्जी बोले, लैंग्वेज जैसी मर्जी बोले, लेकिन उसने ई इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया ना, या यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 × 10⁶ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। चाहे वो कॉपर है, मान लो मुझे नहीं पता कितना है, वैसे मैं बोल रहा हूँ कॉपर है, लेकिन वो कॉपर को कुछ और बोलते हैं, वो कॉपर को शॉपर बोलते हैं, बोलते रहे। वो कहते हैं वी वांट टू मेक दिस प्रोडक्ट विद शॉपर। हमने साला ये शॉपर कौन सा आ गया, लगा हुआ भाई, जापानीज में ढूंढने ये शॉपर कहाँ होता है, शॉपर क्या है, शॉपर मतलब कॉपर। कॉपर ने वो कहता नहीं नहीं 2 × 10⁶ वाला मटेरियल यूज करना है, बस काम खत्म। आज के बाद हमें ये टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है जी, मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं कोई अभी हाँ एक मेरा ये मैं पढ़ाता था बच्चे, ये डिप्लोमा कॉलेज में टीचर हूँ। ठीक है, डिप्लोमा कॉलेज में टीचर हूँ। कौन पूछ रहा है? मोनल जी। ठीक है, तो ये मैं यार टाइम कम दे पाता हूँ, इसीलिए ड्यूटी के कारण, जॉब के कारण मैं टाइम कम दे पाता हूँ आपको। ठीक है, आप इस लायक बना दो कि जॉब छोड़ दूँ, इस लायक बना दो कि मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं जॉब छोड़ दूंगा। यार डस्टर कहाँ रख देता हूँ मैं ना। ठीक है, आप मुझे इस लायक बना दो, इसमें इस लायक बना दो कि जॉब छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा नाम कि सर आपका नाम नहीं बताया, नाम मेरा यार मैं क्या बताऊँ, फनी सा नाम है, फिर कहोगे ऐसा नाम रखा हुआ सर। कॉलेज में कॉलेज में हनी सिंह कहते थे। ठीक है, वही मेरा नाम है, बस ये समझ लो। अब ठीक है, अब खुश है, खुश हो ऐसा नाम सुन के? अब कहोगे सर हनी सिंह प्रोफेसर, प्रोफेसर हाँ ऐसे हनी सिंह भी होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ओके। ये हाँ यार, ये डस्टर देख लूँगा, 1 मिनट है, सॉरी। जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल गया। ओके, क्या रियल नेम हरविंदर सिंह है जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह नाम है। ठीक है, हरविंदर सिंह नाम है मेरा। ठीक है, लेकिन मुझे मतलब मेरे जितने 90% लोग जो मुझे जानते हैं, तो वो मुझे हनी सिंह ही बोलते हैं। ठीक है, हरविंदर सिंह मेरा नाम है, लेकिन हनी सिंह ही बोलते हैं सारे। ठीक है, चलो नाम में क्या रखा है यार, नाम में छोड़ो, इस बातों को छोड़ो, इस बातों को कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमें कुछ आता है कि नहीं आता। ठीक है, ओके। फाउंड्री के टॉपिक देख लो यार मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, और मुझे बच्चे थोड़ा सा एक और काम कर लो, मेरी वेबसाइट खोल www.gearinstitute.in, .in है, इंडिया है तो इंडिया का IN मैंने लिया है, .com बिक चुका था तो .in है मेरा। तो आप .in वाली ये वाली वेबसाइट ओपन करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, इतना सा काम, जितना काम बोलता हूँ इतना सा काम कर दो, तो मैं भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, ओके जी, ये क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से, क्विक क्विक क्वेश्चन करेंगे, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं, एक आधे क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारे पास ई क्या आ गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको बोल देते हैं हम सिग्मा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक से लेटर लिए हुए हैं, क्योंकि हम अपने हम नहीं, अंग्रेज इंग्लिश के अक्षरों से उब चुके थे कि उनके यूज कर क्या करें, C/B कर दे, B/C कर दे, उन्होंने ग्रीक से लेटर उठा लिए, तो ग्रीक के लेटर्स ये है सिग्मा, और ये है हमारे पास एप्सिलॉन। तो ये है हमारे पास स्ट्रेस, और ये है हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है, तो ये है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास देखो, स्ट्रेस की जो मेरे पास यूनिट है वो क्या है, लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया, लोड क्या है हमारे पास, लोड की बात करें तो वो न्यूटन में, एरिया क्या है हमारे पास mm² में।
तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेन के क्या यूनिट थे मेरे पास? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, इसके कोई भी यूनिट नहीं थे, हमने ये किया हुआ है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा इसमें, ई क्या आ जाएगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बटा क्या है इसके नीचे क्या है? नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। तो हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या बन जाएगी? ई के बन जाएंगे हमारे पास न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ई भी वही यूनिट्स होंगे जो स्ट्रेस के यूनिट्स होंगे, ठीक है, ई के भी यूनिट्स होंगे जी। पंजाब से हूँ सर, मैं पंजाब से ही हूँ जी। चंडीगढ़ के पास एक गांव है जीरकपुर, वहां से हूँ मैं, वहां से हूँ जी। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब देखो, अब मेरे पास देखो खेल खेलना अगर आपको आ गया, जैसे मैं खेल खेलता हूँ वैसे ही अगर आपको आ गया तो आप बड़े खुश हो जाओगे। उसके बाद स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या है? लोड पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या है हमारे पास? डेल्टा एल बाय एल। अब इतना अगर आ गया ना, इसको इधर उधर घुमाना शुरू कर दो बस। जब आपको इसको पूरे को इधर, इसको इधर उधर ले जाके आपको आ गया तो बड़ा मजा आने शुरू हो जाता है। उसके बाद अब हमारे पास ई जो है, अब इसको अगर करें तो ई इंटू ये पूरा पूरा उठा के मैं इधर ले आऊं, डेल्टा एल बाई एल नीचे से यहां आ जाएगा, और पी बाई ए ये आ जाएगा। अगर डेल्टा एल निकालना है हमने तो डेल्टा एल कैसे निकलेगा? पी बाई ए इंटू एल बाई ई। तो पी एल बाई ए ई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी एल बाई ए ई, ठीक है। तो जब मैं पढ़ता था तो इसको बोलते थे प्लाई, पी एल ए आई ई, प्लाई बोल देता था, ठीक है। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि इनके याद करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा, ये इजी था। तो पी एल बाई ए ई। अब मैथ्स को समझो, ठीक है, मैथ्स को समझो। मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स ये कहता है कि अगर मेरे पास, ये देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 चीजों में अगर 4 चीजें पता है तो बाकी पंजवीं भी निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। पंजवीं निकल जाएगी और पांचवी जो चीज है वो निकालनी इजी हो जाएगी हमारे पास, और इसको हम निकाल लेंगे, पांचवी चीज को हम निकाल लेंगे। और ये पांचवी चीज जो होगी वो कोई भी हो सकती है इसमें से, ठीक है। अगर मुझे ये 4 पता है तो ये निकल जाएगी, अगर ये 4 पता है तो ये निकल जाएगी, जैसी भी होगी हमारे पास वो वाली जो पांचवी चीज है वो निकल जाएगी, ठीक है। पांचवी चीज हमारे पास आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, एक न्यूमेरिकल देता हूं आपको, और उसके बेस पे आपको बस समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से करे जाते हैं, ठीक है। आगे जी सर, स्पोर्ट ही चाहिए आपकी, स्पोर्ट चाहिए, बस आपकी स्पोर्ट चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पोर्ट चाहिए, ज़्यादा आप सिर्फ इतना काम करना है, आपने डेली शेयर कर देना एक बार वीडियो को, बस। कोई भी वीडियो उठाओ, कोई भी उठाओ और उसको शेयर कर दो बस। क्वेश्चन लिखिए जी, एन एक्सियल पुल ऑफ 30 किलो न्यूटन, ऑफ 30 किलो न्यूटन, और ये करना है आपने अभी क्वेश्चन जल्दी से, इज अप्लाइड। अगर आप में से कोई नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा यार, मुझे पढ़ाने का मजा नहीं गा, ठीक है। इज अप्लाइड टू अ बार ऑफ लेंथ 2 मीटर, एंड डायामीटर 40 mm, if E is equal to 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डेल्टा एल। तो हमें ये कुछ बताना है, ये बताना है जी, ये बताना है, और जल्दी से बताओ क्या होगा। शुक्र लाइट आ गई जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपके ही लेक्चर से मशीन डिज़ाइन में 40 लिए थे पॉलिटेक्निक में, 40 ये कम नहीं आया यार 40 कितने आउट ऑफ कितने 100 में से 40 तो नहीं आ गए ना, कहीं आउट ऑफ 100 सर 40 मुश्किल से पास हुए, फिर तो कितने में से आए थे ये बता देना यार,
मुझे लगा कि 100 में से 40 है तो बहुत गलत बात है यार। मैं तो आउट ऑफ 50, ओके ग्रेट 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 ग्रेट, फिर ठीक है, फिर ठीक है। इसका राइट आंसर बताएं जी, इसका बताएं कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास एक रॉड है यहां पे, और इसका डाया दिया हुआ, डाया मतलब ये गोल है, ठीक है, तो ये गोल है हमारे पास, ये गोल है हमारे पास, और इसको खींचा जा रहा है, कितने से खींचा जा रहा है? 30 किलो न्यूटन से, 30 किलो न्यूटन से, और लेंथ इसकी है 2 मीटर, 2 मीटर। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर हमारे पास कितना है? 40 mm, डाया है 40 mm, और ई की वैल्यू दे रखी है, ये देखो ई की वैल्यू दे रखी है। तो आपको राइट आंसर देना है इसका। तो सबसे पहले राइट आंसर आर के बब्बर जी का है 23.87। ग्रेट ग्रेट, शाबाश, स्ट्रेस निकाल भी दिया इन्होंने, देखो बाकियों का। और प्लीज 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 एक ही बात कहूंगा, प्लीज, ठीक है, प्लीज एक ही बात कहूंगा, प्लीज आंसर जरूर देना, ठीक है। इससे मुझे लगेगा इंटरेक्टिव है क्लास, मुझे लगे हाँ भी आप आंसर सही दे रहे हो। दीप्ति जी ने आंसर दे दिया है 23.88, ग्रेट। बच्चे आप हाँ इसमें आप साथ में यूनिट्स भी याद करें, लिखें इसको साथ साथ, यूनिट्स भी साथ लिखें जी। 23.88 परमिंदर सिंह। नेक्स्ट देखें जी, हाँ आगे भी निकालो बच्चे, स्ट्रेन भी निकाल दो, स्ट्रेन भी निकाल दो, स्ट्रेन भी निकाल दो, जल्दी से जल्दी से स्ट्रेन भी निकाल दो। ये अच्छा, ये हिल रही है वीडियो, देखना कि मुझे लग रहा है आपकी वीडियो भी हिल रही है बार बार। देखना यार आपकी भी वीडियो भी हिल रही है क्या? ठीक है, थैंक यू आर के बब्बर, कोई बात नहीं जी। ई की वैल्यू भी आ चुकी है, देखो जी 0.0 कितना लिख रहे हैं, 0.001, 0.238 एम, डेल्टा एल निकल चुका है इनका 0.38 mm जी। इन्होंने सब कुछ निकाल दिया बच्चे, इन्होंने सब कुछ निकाल दिया है, राइट आंसर दे चुके हैं, ये तीनों चीज़ें निकाल चुके हैं, स्ट्रेस भी निकाल चुके हैं, स्ट्रेन भी निकाल चुके हैं, ठीक है, ये सब कुछ निकाल चुके हैं वो। आप भी प्लीज़ प्लीज़ करें इस चीज़ को। अब ये निधान कुमार आप कहाँ चले गए? निधान कहाँ चला गया? और कौन है? सौरभ तिवारी आंसर नहीं आया, दीप्ति जी का आ गया आंसर, मोनल जी का नहीं आया, संजय का नहीं आया, मनप्रीत का नहीं आया, असीम का नहीं आंसर आया। जो बैठे हैं चुपचाप, मैं आपको बता दूं, कल कॉपी पेन लेकर बैठना, कॉपी पेन नहीं लेकर बैठोगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा बच्चे। नमस्ते जी वेंकटेश नमस्ते। अगर आपका ये अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठोगे बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमें मुझे आंसर नहीं मिलेंगे, मुझे लगेगा कि शायद मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। और आप अगर कॉपी पेन के बिना बैठोगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने करनी है। प्रैक्टिस आपने करनी है, मैंने नहीं करनी है। प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है, मैंने कर चुका हूँ जो करना था, ठीक है, आपने करना है अब। तो आप प्लीज इसका आंसर जल्दी से जल्दी सारे बताया करो। अगर 30 बच्चे लाइव देख रहे हैं तो 30 में से यार कम से कम 15-20 बच्चे तो आंसर बताओ, ठीक है। सर ये लाइव क्लास में डेली 4 बजे लेता हूँ। टिंकू जी ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू, अच्छे हूँ मैं। देखो जी, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें अगर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस क्या है? लोड पर यूनिट एरिया। तो लोड भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। किस तरह से? लोड कितना था हमारे पास? 30 किलो न्यूटन। तो 30 किलो क्या होता है, मैंने उस दिन बताया 10⁻³ तो न्यूटन। मैं ना एक और चीज आपको एक थोड़ी सी सलाह दूंगा, साथ साथ अपनी यूनिट साथ साथ चलने दिया करो, साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो एरिया, अब गोल चीज है, गोल चीज का एरिया क्या होता है? π/4d²। अब आप बोलो कि सर ये गोल चीज का एरिया, एरिया गोल का क्यों लिया है? तो अगर हम काटेंगे इस चीज को, टूटेगा, टूटने के बाद सर्कल ही दिखेगा ना, देखो टूटने के बाद ये सर्कल ही दिखेगा ना, तो सर्कल ही टूटेगा। तो जो एरिया टूट रहा है वो एरिया लेना होता है।
जो एरिया टूटेगा, जो एरिया टूटने से बचाएगा, जो एरिया रेजिस्ट करेगा, जैसा मर्जी बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो। अब प्रॉब्लम है, अंग्रेजों ने पंगा डाल रखा है हमें बोलते थे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस, मुझे लगा साला पता नहीं क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, बाद में पता लगा कुछ नहीं है, जो एरिया टूट रहा है। अब ये अगर हिंदी में बोल देते तो मजा आ जाता, लेकिन उन्होंने हिंदी में बोला ही नहीं। तो इसमें देखिए डी होता है हमारे पास, किसमें एमएम दिया है, तो एमएम का स्क्वायर इसके साथ साथ लिख लो, तो बड़ा मजा आता है इसके बाद। तो डी हमें गिवन है, डी हमारे 40 है, तो 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, तो ये आप कर लोगे, ये कर लोगे। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है तो 23.87 इसका राइट आंसर है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कर लोगे ना कैलकुलेशन, ये कर लोगे, इससे हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, लेकिन हमारे पास डेल्टा एल नहीं है, शायद डेल्टा एल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, ई क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इस तरह देखो, अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेन निकालना है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कान पकड़ना है चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, ठीक है, जैसे मर्जी करो, लेकिन निकालना है। ई गिवन है, देखो ई गिवन है, ये रहा, स्ट्रेस हमने निकाल लिया, ये तो स्ट्रेन निकल जाएगा। तो स्ट्रेन निकाल लेंगे हम, स्ट्रेन एक साइड रखेंगे तो स्ट्रेस बाय ई कर देंगे। अब स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस हमने 23.87 निकाला है, और ई कितना है हमारे पास, ई हमने लिखा है 2 गुना 10 की पावर 5, 2 गुना 10 की पावर 5, और ये हमने निकाला है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, ये देखो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ई की वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो कट जाएगा आपस में, हमें टेंशन ही नहीं है, देखो कट जाएगा। तो इसको अगर निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेन के यूनिट तो होते ही नहीं है, तो स्ट्रेन हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी है 1.195 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये कैलकुलेशन कर लेना बच्चे, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लेना। तो इसमें ये ई आ जाएगा, ई आ गया, अब डेल्टा एल रह गया, डेल्टा एल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल यहाँ रखो, एल हमें पता है, एल 2 मीटर मतलब 2000 एमएम लिखेंगे ना, एमएम, तो डेल्टा एल हमने एमएम में निकालना है, एमएम में निकालना है। तो ये स्ट्रेन जो है 1.195 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो डेल्टा एल निकल जाएगा, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो डेल्टा एल कितना निकल रहा है, डेल्टा एल फाइनल आ रहा है 0.2387 mm। तो ये आ जाएगा बच्चे, जिनका ये निकल गया है आंसर उनको शाबाशियाँ, ठीक है, बाकियों का मैं कुछ नहीं कर सकूंगा जी। अगर आप अभी भी नहीं निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। पार्क एग्ज़ाम टिप्स, यार मैं फिर से एक बात कहूँगा, कोई भी मुझे ऐसा, मैं स्पेशल नहीं कहता किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि कौन सा कैसा रहेगा, मुझे इतना पता है, आप अपनी सिर्फ मैकेनिकल की प्रिपरेशन करो, और बाकी उसमें जो भी आपको आता है कि एग्ज़ाम में जो पूछना है, एक बार सिलेबस जरूर देखो उसका। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का देते हो तो उसके पहले उसने सिलेबस दे रखा होता है, हम उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो कई बार उसी सिलेबस में डालते हैं, ठीक है। मुझे ये पता कि मैकेनिकल की तैयारी करनी है, तो इसका टिप्स ये है कि मेरे चैनल पे आओ, वहाँ पे देखो वीडियो सारी, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ, और ये घर के लिए जो क्वेश्चन है वो कल मैं डिस्कस करूँगा। एक आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आप घर पे करेंगे और मुझे कैलकुलेशन करके आंसर देंगे, ठीक है। और ये बुक में से नहीं होगा, इसलिए आप खुद करेंगे इसको, क्वेश्चन को, और मुझे राइट आंसर जो है कल मुझे चाहिए, तो कल आप मुझे बता देंगे। और एक नोटबुक अलग से लगा लो इसके लिए स्पेशल, कि मैंने ये सर के लिए कल बुक अलग से रखी हुई है, नोटबुक अलग से रखी हुई है, ठीक है। और हाँ, जैसे बड़े आप भोले बनते हो, है ना, इन चीज़ों में, तो ये चीज़ देखो यार, ओके, मान लो मैं किसी चीज़ का मैं बोलता हूँ कि मेरे पास रॉड है, कोई इसकी लेंथ जो है, मैं ऐसे सीधा लिख देता हूँ, लेंथ कितनी है, क्या वो कैलकुलेशन के लिए आप देख लेना कैसे करनी है आपने। लेंथ है उसकी 3 मीटर, लोड मतलब उसके ऊपर लोड जो पड़ रहा है वो है 100 किलो न्यूटन, ओके। ई की वैल्यू वही 2 गुना 10 की पावर 5, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसका करना पड़ेगा। 2 गुना 10 की पावर 5 है, और उसका जो डायमीटर हमारे पास गिवन है, किसी को राइटिंग ना समझ आए तो पूछ लेना, डायमीटर जो है वो मान लो 60 mm है, 60 mm इसका डायमीटर है, ठीक है, यही गिवन था और कुछ गिवन नहीं था ना, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ, डायमीटर, यंग मॉडुलस है, और सब कुछ गिवन है।
तो आपको ये क्या कुछ निकालना है, हमें स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है और डेल्टा एल निकालना है। और मुझे ये कल आंसर चाहिए, कल मुझे ये आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे लगता नहीं था कि इतने बच्चे मेरे पास पढ़ लेंगे, मुझे लगता था कोई नहीं आएगा। ठीक है, मैं अपने घर पे ही बात कर रहा कि मैं लाइव पढ़ाऊंगा और मुझे लग रहा है यार पता नहीं कौन आएगा, कोई पढ़ने आएगा। ठीक है जी। आप प्लीज़ 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 एक काम लास्ट फिर से जाते हुए मैं एक बार अपना कर दूं कि www.gearinstitute.in इस वेबसाइट को प्रमोट करवा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपनी फैमिली में कोई अपने कज़न हैं उनके शेयर कर दो, gearinstitute.in। ठीक है, और gearinstitute.in में ना यूट्यूब वीडियो का मैंने अलग से एक कॉलम बनाया, अलग पेज बनाया, उसमें जाओगे तो आपको अलग अलग वीडियोस प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। पहले इधर उधर बिखरी हुई थी वीडियो, उनके लिए मैंने प्रॉपर लिंक बना दिए, उसमें जाना gearinstitute.in में, ऊपर यूट्यूब वीडियोस का लिंक होगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके बच्चे, ठीक है जी ना, कोई बात नहीं जी बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। ओके बच्चे, लव यू एवरीवन, और कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे और हम आगे क्वेश्चन करेंगे। लव यू, बाय।